नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पन सिंह निरंजन। हमारे YouTube चैनल करियर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे टेंसों के बारे में। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एक शॉर्ट फॉर्मूले की तरफ हम रुख करेंगे। आज टेंस के बारे में आज जानेंगे, थोड़ा टेंस के बारे में जानेंगे और इसके बाद क्या मोटिवेशन होता है, कैसे अपन ऑर्डर यूज करते हैं, इसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में, कैसे हम हिंदी वाक्यों को बनाते हैं, कैसे इंग्लिश वाक्यों को बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम टेंसों के बारे में। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, हिंदी का मतलब होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्तमान काल, जो बात अभी कर रहे हैं वो हो गई वर्तमान काल। इसके बाद जो कल की थी यानी कि वो हो गई पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इसके बाद बात आती है भविष्य काल की, मतलब जो बात आगे करेंगे हम वो भविष्य काल में होगी। बात करते हैं तीनों टेंसों के बारे में। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। काल की बात करें तो काल को बात करते हैं समय। समय प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरी बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में, मतलब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। टेंस 3 प्रकार के हुए। पहले नंबर प्रेजेंट, दूसरे नंबर पास्ट, तीसरे नंबर फ्यूचर। ठीक है, पहले नंबर पास्ट, दूसरे नंबर पास्ट, तीसरे नंबर फ्यूचर। 3 काल के टेंस, 3 प्रकार के टेंस हो गए। ठीक, समय 3 प्रकार के हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, इनके अब होते हैं 4 भाग। नंबर 1 बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस हिंदी में बात करेंगे तो इसको कहते हैं अनिश्चित काल। इसको कहते हैं अनिश्चित काल, मतलब जो बात या शब्द कहें तो निश्चित नहीं रहता, समय इसके साथ निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित काल। दूसरी बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है, मतलब समय के साथ काम का जारी रहना पाया जाता है। नंबर 3 होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, इसमें काम का पूरा होना पाया जाता है, इसमें काम का पूरा होना पाया जाता है। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार पूरी दोबारा से देखेंगे। नंबर 1 बात आती है टेंस। टेंस 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब समय को 3 भागों में बांट दिया हमने। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। इसके बाद में हम बात करते हैं टेंसों के भाग। प्रेजेंट टेंस के भाग मान लो, या पास्ट के मान लो, या फ्यूचर के मान लो। तीनों के 4 भाग होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्तमान काल में अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, इसको पूरा कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, दूसरी बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वर्तमान काम का जारी रहना काल, मतलब काम का इसमें जारी रहना पाया जाता है। नंबर 3 बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें वर्तमान काल में काम पूर्ण हो चुका है, मतलब परफेक्ट टेंस। इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ काम समय के साथ जारी है। ठीक है, अब इनकी पहचान देखेंगे। अगर प्रेजेंट की पहचान देखेंगे तो है, हूं और हैं। ठीक, अगर पास्ट की टेंस की पहचान देखेंगे था,
थी और थे। और अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो गा, गी, गे। ठीक, अब ये तो हो गई सिंपल टेंसों की पहचान, मतलब प्रेजेंट की, केवल प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। ठीक है, अगर है वाक्य की, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में है तो मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अगर हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में था, थी, थे में से कोई है तो जो क्या हो गई? पास्ट टेंस। अगर हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा, गी, गे है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इसके बाद हम इन टेंसों की पहचान के बारे में जानते हैं। इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, ते, ता, ती, ते। कंटिन्यूअस की रहा, रही, रहे। परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके। और इसमें इसकी पहचान रहा, रही, रहे प्लस समय, प्लस समय। इसकी पहचान एक और होती है या ये, या ये। अब इनकी पहचान की बात करें, अगर इंडेफिनिट टेंस में ता, ती, ते लास्ट में आए तो जान जाएंगे कि कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, रहा, रही, है, रहे में कोई भी टेंस हो सकता है तीनों टेंस में से, तो क्या हो जाएगी पहचान इसकी? रहा, रही, रहे, तो जान जाएंगे कि क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद परफेक्ट की बात आए तो चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आते हैं, तो ये कहोगे परफेक्ट टेंस। इनमें से कोई भी टेंस बाद में हो सकता है। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रही के साथ का आएगा समय, तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान या इनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई, अपने टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं टेंस क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आवश्यक है। पहली बात है, हिंदी में क्या होता है? हिंदी, अगर हिंदी वाक्य की बात करी जाए, अगर वाक्य को हिंदी में करी जाए तो कैसे कैसे बनता है हिंदी में वाक्य? पहले नंबर होता है हिंदी में कर्ता, दूसरे नंबर होता है कर्म, और तीसरे नंबर पर होती है क्रिया। ये हिंदी वाक्यों की ऑर्डर है, जो हिंदी वाक्यों का ऑर्डर है, पहले नंबर कर्ता, इसके बाद कर्म, फिर क्रिया। अगर इंग्लिश वाक्यों की बात करें, अंग्रेजी वाक्यों की बात करें तो अंग्रेजी वाक्यों की ऑर्डर क्या होता है? पहले नंबर कर्ता या सब्जेक्ट, फिर क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद कर्म। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया हिंदी वाक्यों में, कर्ता, क्रिया, कर्म अंग्रेजी वाक्यों में थोड़ा सा इंटरचेंज हो गए। कर्म और क्रिया के बीच में इंटरचेंज हो गया, मतलब हिंदी वाक्य होंगे तो इनके सीक्वेंस ए होगा और इंग्लिश वाक्य होंगे तो उनका ऑर्डर ए होगा। समझ में आ रही बात? कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, क्रिया और कर्म दोनों में अंतर है। कर्ता, कर्म, क्रिया मतलब कर्म पहले आया फिर क्रिया बाद में गई, इसमें कर्ता क्रिया पहले आई कर्म बाद में गया, मतलब ये प्रेजेंट, ये अंग्रेजी वाक्य हो गया, ये हिंदी वाक्य हो गया, मतलब दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक, अब हम बात सिर्फ करेंगे, आज एग्जाम पेपर है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, काफी डिटेल में नहीं जाएंगे ना एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। सिर्फ हम आज बात करेंगे फॉर्मूले की तरफ, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कौन कौन से टेंस के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अब एग्जाम डेट पास आ रही है और एग्जाम आने ही वाले हैं, कुछ ही समय बाद आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, इसलिए एग्जाम के बारे में थोड़ी सी हम आपको इन्फॉर्मेशन कर दें। तरीका होता है दो। अब कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि हम बहुत ज्यादा लिखते हैं पेपर, मतलब हम एग्जैक्टली करके आते हैं, जितना पूछा गया क्वेश्चन में उतना लिख के आते हैं और हमें नंबर उसके अनुसार नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे यही शिकायत करते हैं कि हम लिख के पूरा पेपर करके आते हैं, लेकिन हमें नंबर अगर 100 में से 70 नंबर मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते, क्योंकि 30 नंबर कट जाते हैं। इसलिए कट जाते हैं वो कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपको 2 नंबर का पूछा गया है तो आप एग्जैक्ट 2 नंबर का अगर किताब के अनुसार लिखें या अपने सोच के अनुसार लिखें तो एग्जैक्ट 2 नंबर का 30 से 40 वर्ड में लिख देंगे।
ठीक, उसमें क्या होगा 220-40 में देंगे तो उसमें 2 नंबर नहीं दे पाएगा एग्जामिनर। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि इतने 2 नंबर में उसमें राइटिंग के भी नंबर कटते हैं आपके, और आप एग्जैक्ट भी नहीं लिखते, कुछ अपने मन से लिखते हैं, तो इसलिए इसमें से 2 नंबर से नहीं मिलते। इसलिए फुल पेज आप 2 नंबर चाहिए तो 1 पेज फुल भरना पड़ता है। 2 नंबर के लिए 1 पेज बिल्कुल फुल भरें, उसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे जैसे एक पैटर्न बना लें कि जैसे एक कॉपी ली हमने, हमारा क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का है, जैसे इंग्लिश की हाई स्कूल की बात करी जाए तो क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का आएगा। उसमें से मतलब 50 नंबर को मतलब 25 पेज भरना, 50 नंबर मतलब 25 पेज भरना। एक तरफ का पन्ना अलग और दूसरी तरफ का अलग, मतलब 25 पेज भरना। पन्ना बात अलग हो जाती, पन्ना मतलब एक साइड का पन्ना हो जाता, पेज की बात करें तो दोनों तरफ की हो जाती, मतलब उसमें से 25 पेज भरना। मतलब 2 नंबर का चाहिए तो एक पन्ना पूरा भरना, एक तरफ एक साइड का पूरा भरना। उसमें से क्या मिल जाएंगे हमें? 2 नंबर एग्जैक्ट मिल जाएंगे, 2 नंबर से कम भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको 80 या 85 के लगभग समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करेंगे केवल फॉर्मूले के बाद, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला, इसके बाद परफेक्ट के फॉर्मूला, इसके बाद कंटिन्यूअस के परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला। ठीक है, हम बारी बारी से प्रेजेंट को देखेंगे, फिर इसके बाद पास्ट को देखेंगे, इसके बाद फ्यूचर को देखेंगे, और इनके चारों भागों में देखेंगे अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में कौन सा फॉर्मूला होता है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव 4 प्रकार के हो जाते हैं। पहली बात, इंट्रोगेटिव बात करी जाए तो 2 प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन जिससे यस या नो में आंसर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 टाइप के होते हैं क्वेश्चन, एक यस या नो में आंसर देते हैं, दूसरे प्रकार के रीजन। हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के पूरे चारों भागों के फॉर्मूले, पास्ट टेंस के चारों भागों के फॉर्मूले, इसके बाद फ्यूचर के चारों भागों के। अब इसमें भाग के बाद आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से अपन को 3-4 प्रकार के देखना पड़ते हैं। पहले नंबर बात करें तो अफर्मेटिव में साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, इसके बाद अफर्मेटिव के बाद असर्टिव का नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव के भी फॉर्मूले देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। देखो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रकार के जिसमें आंसर सिर्फ यस या नो में देना पड़ता है, दूसरे टाइप के होते हैं जिसमें आंसर रीजन के सहित पूछा जाता है। जैसे अगर सिर्फ क्या तुम बाजार जाते हो तो इसमें आंसर हो जाएगा यस या नो। ठीक, जितना पूछा जाए उतना आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने तुम बाजार क्यों जाते हो तो मतलब इसमें क्या पूछ लिया? रीजन, तो इसमें रीजन देना पड़ेगा कि क्यों जा रहे हैं। तो मतलब 2 प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए इसके 4 प्रकार के फॉर्मूला बनेंगे, जिसमें कुछ कर्ता होते, कुछ नाउन के साथ होते, और ऐसे ही हमको देखेंगे 1 बाय 1। जैसे प्रेजेंट के देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे फॉर्मूले देखेंगे, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के पूरे फॉर्मूले देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के देखेंगे, कंटिन्यूअस के देखेंगे, परफेक्ट के देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के देखेंगे। ठीक है, आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं स्टार्टिंग से। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में। जिन्हें हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ये तो होगी पहचान। अब दूसरी बात, रूल 2 हैं सिर्फ इसमें। पहले रूल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में एक वचन करता है तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूसरा रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन करता है तो उसके साथ ना क्रिया में एस लगेगी ना ईएस, सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आइए चलते हैं हम अफर्मेटिव की तरफ। अफर्मेटिव में दो रूल हो गए, तो 2 फॉर्मूला हो गए। अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1, एक वचनकर्ता के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक पहले रूल के लिए एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट एक वचनकर्ता हो तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर के बहुवचनकर्ता को हो तो सब्जेक्ट पहले नंबर, फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। 2 रूल हो गए हमारे पास। एक
एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर एक वचनकर्ता है वाक्य में नहीं है तो एक वचनकर्ता है वाक्य में, अगर देखो इसमें नहीं होता ना, सकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें वाक्य में नहीं भी होता है और कभी नहीं भी होता है। दो प्रकार के वाक्य होते हैं, नहीं और कभी नहीं। अगर वाक्य में नहीं है तो एक वचनकर्ता के साथ पहले नंबर क्रिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, डज नॉट, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं लगाते, और ऑब्जेक्ट। अगर एक वचनकर्ता है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बहुवचनकर्ता है तो वाक्य में अगर नहीं है, केवल नहीं के लिए है ये वाले। ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दो रूल के दो फॉर्मूले। नंबर एक, अगर वाक्य एक वचन करता है और वाक्य में सब्जेक्ट मतलब वाक्य में एक वचन करता है और नहीं लगा है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं, अगर वाक्य बहुवचन करता है और नहीं लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सब्जेक्ट प्लस डज डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में कभी नहीं है तो इसके ऐसे रूल हैं अफर्मेटिव जैसे, वाक्य में कभी नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख देते हैं कभी नहीं के लिए, कभी नहीं तो सब्जेक्ट प्लस नेवर। अगर एक वचन करता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आए यस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में बहुवचन करता है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव के चार फॉर्मूले हो गए। पहले नंबर, अगर वाक्य में नहीं है तो सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ डज या डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में बहुवचन करता है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में कभी नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में कभी नहीं है और बहुवचन करता है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। अब चलते हम नेगेटिव और अफर्मेटिव के, चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। अब चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव वाले बात पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहली बात, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ तो, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर एक वचन करता है तो डज और बहुवचन करता है तो डू। अगर एक वचन करता है तो डज और बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखो, इंट्रोगेटिव और असर्टिव में दो अंतर है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट की पहले सहायक क्रिया आ जाती है और असर्टिव में बात करें तो असर्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आती है, और इंट्रोगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया, इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो बात करते हैं तो कर्ता के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य एक वचन करता है डज, वाक्य बहुवचन कर, वाक्य सब्जेक्ट एक वचन करता है तो डज, सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो डू। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे प्रकार के बात, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गए, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गए तो कैसे होंगे प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। वाक्य में क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है वाक्य के, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद आते हैं, अगर वाक्य में
नाउन से संबंधित क्वेश्चन वर्ड हो तो क्या कैसे बनाते हैं नाउन से संबंधित, जैसे यह दूध किसने पिया, तो मतलब दूध और किसने एक दूसरे से रिलेटिव है, इसलिए कैसे आएगा पहले नंबर क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन्स जो भी रिलेटिव है वो, फिर इसके बाद डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला होता है जो वाक्य में करता ना हो तो हु का उपयोग करते हैं, जैसे है कुर्सी किसने तोड़ी, तो मतलब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर तोड़ने वाला हो तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट नहीं है इसलिए वाक्य कैसे शुरू करेंगे हु से, पहले नंबर हु, और सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लगा रहे थे डू या डज, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ डज का प्रयोग कर देंगे या डज का प्रयोग नहीं करके दूसरे प्रकार से बना देंगे। सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, सीधी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक प्रकार से तो बन जाएंगे, एक दूसरे प्रकार से हु प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो अब बारी से समझेंगे। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन करता है तो क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं बहुवचन कर्ता के साथ, अगर बहुवचन करता है वाक्य में तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य में नहीं है तो नहीं के लिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, एक वचन करता है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वाक्य में कभी नहीं है तो कभी नहीं का मतलब होता है इंग्लिश में नेवर, तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक वचनकर्ता के लिए। बहुवचनकर्ता के लिए सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा बहुवचनकर्ता के साथ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड का मतलब वह बाजार क्यों जाता है, तो क्यों का क्या आ गया वाक्य के बीच में, तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों की अंग्रेजी, फिर इसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य में नाउन से संबंधित क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे एक कुर्सी किसने तोड़ी, तो कुर्सी के साथ कौन सा जुड़ा है किसने, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन वर्ड फिर वो नाउन जो उसके साथ जुड़ा है, इसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद वाक्य में अगर करता नहीं है, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो मतलब पढ़ाने वाला नहीं है, करता नहीं है, तो क्या लगेंगे हु प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों प्रकार से। ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी फॉर्मूला होते हैं आपको लिखे बता दिए। ठीक, अब इसके आगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।